हेलो एवरीवन, वेलकम टू ESPI पॉडकास्ट एपिसोड 3। मैं हूँ ESPI बड़ी भाग्यश्री मोरे एंड टुडे इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉमिसिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टडी अब्रॉड. Yes, that is IELTS. And today we have with us Mr. Deep Thakkar. So he is having more than 13 years of experience. He has counseled and guided more than 1,000 students in his life. He is internationally certified TESOL trainer, certified by Cambridge, Pearson, ETS and many more. So we welcome you, Mr. Deep sir. Thank you. So Deep sir, we have many questions in our mind for IELTS. So we find that you are the correct person to solve our questions. Thank you. So can we start with the questions? Yes. Okay, so sir, first of all, I will ask you basic questions regarding IELTS. Okay. So my first question is, what is history of IELTS and how it became the most prominent exam? IELTS 1979 में शुरू हुआ था. उसके पहले सिर्फ एक ही टेस्ट था पूरे वर्ल्ड में, which was TOEFL. TOEFL is Test of English as a Foreign Language. It is by the ETS of US. और यूएसए का जो ये ETS का ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ETS एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस. उसके बाद उसका जो टेस्ट था TOEFL, उसके बाद आया है IELTS. तो ये IELTS जो है 1979 से आज तक एक्टिव है. It is accepted in more than 140 plus countries and more than 11,000 institutes, that is universities and colleges. अब बात करें कि वो किस तरह से प्रोमिनेंट बन गया, राइट? तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे हैव मेंटेन्ड द ऑथेंटिसिटी. मतलब उनका जो पेपर चेकिंग होता है, आसान भाषा में बोला जाए तो बहुत ही ऑथेंटिकली होता है, राइट? ऑफ कोर्स बाकी सब टेस्ट का भी होता ही है, बट IELTS ने उस टाइम पे भी और आज तक अपने आप को इस तरह से प्रूव किया है कि वो कम्युनिकेशन स्किल जो इंग्लिश टेस्ट का ओरिजिनल पर्पज़ है वो चेक करने में वो शायद सबसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहा है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. So sir, IELTS जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है? IELTS is actually owned by the Cambridge University, UK. जो UK में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जो सालों पहले बनी थी, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनका इंग्लिश का टेस्ट कंडक्ट करेंगे. और उस टेस्ट का नाम है IELTS, which stands for International English Language Testing System. Sir, why is it so important for the students going to study for abroad? अब ये देखियो IELTS जो है या TOEFL है, जो भी है, हम IELTS की बात कर रहे हैं अभी. तो फॉर एग्जांपल तो IELTS एज आई टोल्ड यू इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. जब कोई पर्सन उस कंट्री में रह रहा है, उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ हुआ है जहाँ इंग्लिश प्रिंसिपली नहीं बोली जाती है, एंड दैट पर्सन विश टू गो अब्रॉड इन अदर कंट्री. ऐसी कंट्री में वो जा रहा है शायद स्टडी के लिए, वर्क के लिए या सेटल होने के लिए, जहाँ पर इंग्लिश ही उनकी मेन लैंग्वेज है. तो वो पर्सन वहाँ जाके इंडिपेंडेंटली, विदाउट गेटिंग डिपेंडेंसी और विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन, वो कम्युनिकेट कर पाए. तो उसके लिए उसका इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है, जो प्रोफिशिएंसी हम बोलते हैं, मास्टरी बोलते हैं, वो सही होना चाहिए. और अब बोलने से तो कोई मानेगा नहीं कि मुझे इंग्लिश आ गया, कोई मानेगा नहीं. उसका हमें प्रूफ देना पड़ेगा. तो वो प्रूफ देने के लिए जो ज़रूरी है दैट इज़ IELTS. वो एक्चुअली फेवर में है पर्सन के जो अब्रॉड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहा है, कि अगर वो यहाँ से ही ढंग से कम्युनिकेशन सीख के जाएगा जो उस इंग्लिश कंट्री में चल रही है, तो वो वहाँ जाके इजीली कोप अप कर पाएगा, अच्छे से वर्क कर पाएगा, अच्छे से स्टडी कर पाएगा. So sir, which are the 4 modules of IELTS test? इन IELTS डेफिनेटली दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उस तरह से IELTS भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को चेक कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन की मास्टरी चेक कर रहा है. तो कोई भी लैंग्वेज हो उसमें 4 तरीके से पर्सन को चेक किया जाता है: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना. इसको बोलेंगे हम अंग्रेजी में. सुनना मतलब लिसनिंग, बोलना इज स्पीकिंग, लिखना राइटिंग एंड पढ़ना इज रीडिंग. तो IELTS के अंदर भी यही 4 मॉड्यूल को, इनको मॉड्यूल बोलते हैं लोग, कुछ लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, बात एक ही है. यही 4 चीज़ों में पर्सन की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है. So what is the difference between academic and general training? हाँ, तो ये जो आपने सवाल पूछा है कि IELTS जो होते हैं वो एकेडमिक या जनरल में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड से ले लूँ. IELTS जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं: IELTS एकेडमिक,
IELTS जनरल एंड IELTS UKVI। अब ये जो UKVI IELTS होता है उसके अंदर भी UKVI एकेडमिक एंड UKVI जनरल होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? IELTS एकेडमिक जो होता है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग UK जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वहाँ पर जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, राइट? दे शुड बी गिविंग IELTS एकेडमिक। अगर कोई पर्सन है जो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एज पर दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री डायरेक्टली PR के लिए या तो फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन दैट केस दैट पर्सन शुड बी गिविंग द IELTS जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल। अब बात करते हैं IELTS UKVI की। तो ये जो UKVI है उसके अंदर भी एकेडमिक है और जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल है। हालांकि IELTS एकेडमिक और IELTS UKVI एकेडमिक इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न सब कुछ सेम है। एग्ज़ाम की फ़ीस डिफरेंट होती है और एग्ज़ाम का सेंटर अलग होता है, सेम एज विद द IELTS जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल। जो UKVI का होता है जनरल ट्रेनिंग वो, और IELTS रेगुलर जनरल ट्रेनिंग होता है वो। एग्जाम पैटर्न 100% सेम, सीखना जो है वो 100% सेम, बट एग्जाम सेंटर डिफरेंट, थोड़ी सी फीस डिफरेंट होती है। अब बात करें UKVI का पर्पस क्या है। एज नेम सजेस्ट इट इज़ ओनली फॉर UK। तो अगर UK में किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करने जाना है देन दैट पर्सन शुड बी गिविंग IELTS UKVI एकेडमिक। और UK में कुछ वीज़ाज ऐसे होते हैं जैसे डिपेंडेंट हो गया, वो वेरी होता रहता है एवरी इनटेक एवरी ईयर, राइट? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन देयर। IELTS UKVI general is again for PR, work permit or dependent visa only for the people who wish to go in the UK, who wish to go to the UK for PR or work permit or dependent purpose, उनको ही देना चाहिए IELTS UKVI general training module। Clear? So sir, what are the ways a student can appear for the test? IELTS is available on 2 platforms, computer based and paper based। कंप्यूटर बेस्ड जो होता है उसके अलग एग्जाम सेंटर होते हैं और पेपर बेस्ड जो होते हैं उसके अलग एग्जाम सेंटर्स होते हैं। पेपर, राइट? तो ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हो सकता है। So sir, what is the difference between computer based test and pen paper based test? हाँ, अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एज नेम सजेस्ट, एज आई जस्ट मेंशन, उसमें आपको चेक सारे मॉड्यूल किए जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो पेपर हो। एग्जाम का जो तरीका है, पैटर्न है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड दोनों में सेम है। फर्क आता है उसके एग्जीक्यूशन में, यानी कि जो बंदा पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहा है, जो कैंडिडेट पेपर बेस्ड दे रहा है, उसको सब कुछ लिखना पड़ेगा, राइट? तो रिटर्न में आंसर आएंगे उसके। तो जो बंदा पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहा है उसको सब कुछ रिटर्न में आंसर देने पड़ेंगे, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो या फिर राइटिंग हो। व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो पर्सन सारी चीज़ें कंप्यूटर में टाइप करके देगा। हाँ, स्पीकिंग की जहाँ तक बात है तो स्पीकिंग हैज़ नो डिफरेंस इन कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड। स्पीकिंग हमेशा 1 to 1 ही होता है। What is the eligibility criteria to appear for the test? IELTS जो है ना, एक तरह से उसको बोला जाता है जनरल एग्जाम है। ये इंग्लिश की मास्टरी को चेक करता है। तो अ पर्सन डजंट नीड टू बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन दैट केस। सो आई वुड से कोई भी 10th पास बंदा भी है ना तो वो टेस्ट दे सकता है। हाँ, एज का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। तो पर्सन हु इज़ लाइक 15-16 ईयर्स ओल्ड, जनरली इंडिया में वो 10th के बच्चे होते हैं। तो 10th के बाद या फिर 10th पास वाली जो उम्र है उसके बाद कोई भी पर्सन IELTS दे सकता है। So sir, if student is under 18, any special precautions they need to take? ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस एक जगह पर ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ अ स्टूडेंट इज अंडर 18, तो जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तब, और जब एग्ज़ाम की डेट बुक कर रहा है तब, उसको ये चीज़ एग्ज़ाम की डेट बुकिंग के टाइम पे मेंशन करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी एज तो मेंशन हो जाएगी। बट एट द टाइम ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम, डजंट मैटर पेपर बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है, उसके साथ वन ऑफ हिज और हर पेरेंट्स शुड बी देयर ऑन द एग्ज़ाम सेंटर। पूरे एग्जाम में नहीं रहना उनको, बट एट द टाइम ऑफ चेक इन, जहाँ पर उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, तब पेरेंट की ज़रूरत होती है और पेरेंट को भी अपने साथ उनका एक गवर्नमेंट ID रखना चाहिए। जनरली इट शुड बी पासपोर्ट। And sir, what if a student is having a stammering problem? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इंडिया में, उनको पता ही नहीं है कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है, तो उनके साथ डील कैसे किया जाए ऐसी एग्जाम्स में। तो ऐसी सारी एग्जाम में ना एक प्रोविज़न होता है कि अगर आपको जेन्युइनली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नेचुरल प्रॉब्लम है या एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन वो जेन्युइन है, तो the person, the candidate who is appearing for the test, at the time of registration, candidate
has to submit the stammering certificate which is issued by the government doctor only. तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर वो स्टैमरिंग से सफ़र हो रहा है, वो प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो उसके लिए जो स्पीकिंग का एग्जाम है, क्योंकि स्टैमरिंग बेसिकली स्पीकिंग में हैम्पर करती है चीज़ों को, तो ये जो स्पीकिंग का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में उसको उसके जो पर्टिकुलर वीकनेस वाले पोर्शन है, जैसे कुछ लोगों को स्टैमरिंग में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स या लेटर्स पे उनका अटकना होता है, राइट। तो ऐसी चीज़ों को वो लोग मैक्सिमम अवॉइड करेंगे। हो सकता है कई बार उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए या फिर कंटेंट थोड़ा सा उनके स्टैमरिंग को सूट करे, यानी उनकी स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डेंस में उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके सर, सो एकेडमिक टेस्ट और जनरल टेस्ट में पैटर्न वाइज सेम ही होता है? देखिए, एकेडमिक और जनरल जो होते हैं डेफिनेटली उनका पर्पस अलग है। जैसे हमने अभी भी बात की कि एकेडमिक टेस्ट इज फॉर द स्टूडेंट एग्जाम और जनरल जो है वो उन लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं पीआर या फिर वर्क परमिट के लिए। तो उन दोनों के पर्पस अलग है। तो उनकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी जो चेक की जानी चाहिए, जो मास्टरी चेक की जानी चाहिए, और वो भी अलग अलग तरीके से चेक करनी चाहिए। दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द सिलेबस, या फिर मैं बोलूं एग्जाम लेने का जो पैटर्न है। सिलेबस तो होता नहीं है हालांकि इसमें एग्जाम लेने का जो पैटर्न है उसमें डिफरेंस होता है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर एग्जाम पैटर्न। एकेडमिक वालों को एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में चेक किया जाएगा, यानी कि उनके जो उसमें भी फर्क कहाँ आता है, सिर्फ दो जगह पर आता है फर्क। एकेडमिक वालों का जो रीडिंग है एंड जनरल ट्रेनिंग वालों का जो रीडिंग है उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एकेडमिक मॉड्यूल वालों का जो रीडिंग होता है इट इज मोर ऑन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, यानी कि करना दोनों में कॉम्प्रिहेंशन स्किल ही है, लेकिन एकेडमिक वालों के जो पैसेजेस होते हैं वो लेंथी होते हैं। जबकि जनरल मॉड्यूल के लिए जो अप्लाई कर रहा है आईआईटीएस के लिए जो अप्लाई हो रहा है कैंडिडेट, उनके रीडिंग मॉड्यूल जो आएंगे उसके जो पैसेजेस है उसकी लेंथ कम होगी। हाउएवर नंबर ऑफ पैसेजेस की बात करें तो एकेडमिक में 3 ही पैसेज होते हैं और हर पैसेज के जो पैराग्राफ्स हैं वो ज्यादा बड़ी साइज के होते हैं। एट द सेम टाइम जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो नंबर ऑफ पैसेजेस है वो ज्यादा है और हर पैसेज के जो पैराग्राफ्स हैं उनकी जो लेंथ है वो कम है, राइट, क्योंकि उनका पर्पस अलग है। दूसरा, राइटिंग टास्क 1 जो होता है उसमें डिफरेंस होता है। एकेडमिक वाले जो होते हैं उनको रिपोर्ट राइटिंग अपेयर करना होता है, जबकि जनरल ट्रेनिंग वालों को क्योंकि वो वर्क परमिट पे या पीआर पे जाने वाले हैं तो उनका प्रोफेशनल लेवल पे इंग्लिश जो है वो चेक किया जाता है। तो उनके अंदर आता है लेटर राइटिंग। वी कैन से दैट द पास्ट वर्जन ऑफ ईमेल राइटिंग, बट लेटर राइटिंग अभी भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों जगह पर डिफरेंस आता है उनका। दैट्स नथिंग एल्स। हाँ, कई बार रीडिंग और लिस्टिंग के अंदर मार्किंग की जो इक्विवेलेंसी होती है कि कितने मार्क्स में कितने बैंड आए उसमें माइन्यूट डिफरेंस है। However, the major differences is they are in these two things: reading and writing task 1. So, what are the exam fees and do fees vary depending on the country? Yes, exam fees जो है वो इंडिया में 17,000 रुपीज है, and yes, it does vary country to country. कैसे? जैसे अभी भी आप अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में आप जाएंगे वहाँ की एग्जाम की फीस जो होती है वो अगर INR में गिनो, इंडिया में आपको मैं बताऊँ इंटरनेशनल रुपी में, तो दैट इज अराउंड 11,000-12,000। वही चीज अफगानिस्तान में 20,000 है, बेलारूस में 22,000 है। तो ऑन एन एवरेज ये जो फीस है उसकी रेंज है 15,000 से लेके या फिर 12,000 से 11,000 से लेके 25,000। राइट नाउ इन इंडिया दिस फीस इज 70,000। डजंट मैटर यू आर अपेयरिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एकेडमिक, डजंट मैटर यू आर अपेयरिंग फॉर एकेडमिक आईएलटीएस और जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल आईएलटीएस। So now we move on to the questions related to date booking. There are some questions in our mind, like what documents are required to book the test, and is there any specific we need to keep in mind while booking? There is only one document which we need. उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, and that document is only passport. No one can use Aadhaar card or any other national identity except passport, क्योंकि IELTS जो है वो इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम है, उसको कोई और कंट्री से बैठा हुआ जो बॉडी है वो ले रहा है, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपको बताया। तो दे जस्ट नीड इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो आइडेंटिटी है उसको ही वो लोग वैलिड मानेंगे, एंड दैट इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो आइडेंटिटी मिलेगी दैट इज पासपोर्ट। ओनली पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड। So how far in advance a student can book a test? जहाँ तक पेपर बेस्ड टेस्ट की बात है तो स्टूडेंट कैन बुक द डेट लाइक 15 to 20 days prior to the test, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो तो 7 दिन पहले भी मिल जाता है या 6 दिन पहले भी मिल जाता है। नाउ व्हाई इज दिस द डिफरेंस, और ऐसा क्यों है? द रीजन इज दैट
पेपर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं ना वो महीने में 4 बार लिए जाते हैं, एकेडमिक के 4 बार, जनरल ट्रेनिंग वालों के 2 बार। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं वो दोनों के लिए, यानी कि एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए एवरी डे दे हैव 2 स्लॉट्स एवरी डे, एंड ऑन सैटरडेज एंड संडे दे हैव 3 स्लॉट्स, दैट इज 9 to 12, 1 to 4 and 5 to 8। दैट इज व्हाई कंप्यूटर टेस्ट सेंटर्स जो होते हैं वहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसको कम टाइम में भी आप बुक कर सकते हो, यानी कि बिफोर 6 or 7 डेज भी आप बुक कर सकते हो, जबकि पेपर बेस के लिए उनको ज्यादा बनाने की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई वी नीड टू डू द डेट बिफोर 15 to 20 days। So, sir, are there any peak periods where slots are filling up quickly? यस डेफिनेटली, जब ये जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, दैट बेसिकली लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, तो मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश कंट्रीज जो है जहाँ पर जाने के लिए शुल्क आईईएलटीएस दे रहा है, वहाँ पर ये सितंबर इंटेक, जनवरी इंटेक, ऑस्ट्रेलिया जैसे उसमें शायद फरवरी इंटेक है, तो ये जो जनवरी इंटेक है, सितंबर इंटेक या फिर मई इंटेक है, तो ये जितने भी महीने हैं उनके प्रीवियस, उनके 2-3 महीने पहले का जो ड्यूरेशन होता है, यानी अगर मैं बात करूँ सितंबर इंटेक की, तो जून जुलाई जो वाला पोर्शन जो है दैट इज गोइंग वेरी बैक, तो उस टाइम पे स्टूडेंट को 15-20 दिन भी नहीं, शायद 25-30 दिन पहले डेट बुक करनी पड़े, बट अगेन कंप्यूटर बेस में स्टिल दे हैव अ वेरी गुड अवेलेबिलिटी एंड नंबर ऑफ सेंटर्स आर इंक्रीजिंग डेली। So, sir, जिस दिन हमारा टेस्ट है, राइट, स्टूडेंट का टेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो कौन सी चीजें उनको लेकर जानी चाहिए और कौन सी आइटम्स अलाउड नहीं है? हाँ, स्टूडेंट को एग्जाम के दिन पे ना सिर्फ एक ही चीज ले जाने की जरूरत है, अगर वो कंप्यूटर बेस्ड दे रहा है तो ओनली पासपोर्ट, और अगर वो पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहा है तो पासपोर्ट अलोंग विद द कंफर्मेशन ईमेल। कंफर्मेशन ईमेल से मेरा क्या मतलब है, जब स्टूडेंट डेट बुक की है तो उसका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एग्जाम सेंटर का वेन्यू और टाइमिंग वाला एक मेल आया होगा, जिसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन ईमेल। उस ईमेल की प्रिंट आउट एंड पासपोर्ट अलोंग विद दैट पासपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी, ये 3 चीज लेके जानी है पेपर बेस्ड टेस्ट वालों को। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। अब बात करें कौन सी चीजें नहीं ले जानी चाहिए, तो द वेरी फर्स्ट वन इज, जैसे सारी एग्जाम होता है वही होता है, बट फिर भी अगर मैं बता दूं तो रिस्ट वॉच इज नॉट अलाउड, जो बहुत सारे एग्जाम में अलाउड होता है बट इस एग्जाम में अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स मोबाइल फोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड, इवन समटाइम्स ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो भी नहीं अलाउ करते हैं एक्सेप्ट इफ दे आर वेरी लाइक फिक्स्ड। ओके, सो ये सब चीजों को ध्यान रखना है, एंड यस एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग एल्स इज अलाउड। हाउएवर जब स्टेशनरी की बात करें, जो पेपर बेस्ड टेस्ट वालों के लिए ज्यादा काम करता है, तो स्टेशनरी भी आपको अगर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, बट दैट इज अगेन विदाउट अ पाउच और एनी काइंड ऑफ बॉक्स व्हिच इज नॉन ट्रांसपेरेंट। कुछ एग्जाम सेंटर में ट्रांसपेरेंट पाउच भी अलाउड नहीं होते हैं, यू हैव टू कैरी द स्टेशनरी इन योर हैंड ओनली, दैट इज पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, लाइक दैट। So, how often a student can book the test? I mean, are there any restrictions that previous attempt के इतने दिन के बाद ही देना है, ऐसा कुछ? Actually, there is no restriction on that. Student can appear as many times as he wants. इतना ध्यान रखना है, जितनी बार वो टेस्ट अटेम्प्ट करेगा उतनी बार उसको फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज सेपरेटली 17,000 एज ऑफ नाउ, और इससे उसके प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और मान लो स्टूडेंट ने आज एग्जाम दिया और स्टूडेंट फील्स कि नहीं मेरा एग्जाम सही नहीं गया है, तो इमीडिएटली घर आकर वो तुरंत डेट बुक कर सकता है, तो इमीडिएटली घर आकर वो नेक्स्ट डेट जो भी अवेलेबल है, जो भी उसके लिए कंफर्टेबल है, वो बुक कर सकता है। ही और शी डजंट नीड टू वेट फॉर द रिजल्ट्स एज वेल, so there is no restriction. So now we'll move on to the questions which are related to skill building. Yes. So, sir, how can student enhance their listening skills? देखिए, जहाँ तक लिसनिंग की बात है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको पता होगा या फिर उन्होंने फील किया होगा या फिर उन्होंने फील किया होगा कि लिसनिंग इज द इजीएस्ट मॉड्यूल टू स्कोरिंग, राइट। डेफिनेटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो सही बात है, बट आई वुड से दैट लिसनिंग इज एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल द 4 मॉड्यूल्स। छोटा बच्चा जो होता है ना, जो स्कूल में भी नहीं गया, प्ले सेट में नहीं गया, फिर भी वो बोलना सीख जाता है मम्मी पापा कैसे, सुन के उसको सिखाया जाता है, बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, राइट। तो लिसनिंग जितना पावरफुल होगा उतना आपका इंग्लिश जो है वो अच्छा होगा। अब जब लिसनिंग स्किल की बात की जाए कि उसको एनहांस कैसे किया जाना चाहिए, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल इसीलिए दिया, जितना आप इंग्लिश सुनोगे उतना अच्छा इंग्लिश आप बोल पाओगे। सो द इनपुट, सो द आउटपुट। तो आई वुड से स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इंग्लिश लिसनिंग का एक्सपोजर लेना चाहिए। वो कैसे रहेगा, अब अपने आसपास जो है, स्पेशली इंडिया में अगर बात करें, तो दैट विल नॉट बी दैट इजीली पॉसिबल
कि आपको इंग्लिश बोलने वाले लोगों का ग्रुप मिल ही जाए हर बार, राइट? अपने आसपास के मदर टंग के ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या फिर वही यूज़ करते हैं क्योंकि इंग्लिश अपनी लैंग्वेज नहीं है। तो उन लोगों को इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश वेब सीरीज, इंग्लिश सॉन्ग्स वो सब देखने चाहिए। जितना हो सके उतना इंग्लिश उनको सुनना चाहिए। जितना इंग्लिश सुनेंगे अपने आप उनका दिमाग जो है वो इंग्लिश लर्निंग में अपने आप को अडॉप्ट करेगा, चाहे फिर वो स्पीकिंग का मॉड्यूल हो, राइटिंग हो या रीडिंग हो। लिस्टिंग से सब कुछ एनहांस हो सकता है। बहुत सारे एक्सेंट होते हैं इंग्लिश के लिए। जिस तरह से अगर आप गुजरात की बात करें, गुजराती लैंग्वेज की बात करें, तो बड़ौदा में भी गुजराती है, अहमदाबाद में भी है, आनंद में भी है, सौराष्ट्र में भी है। बट सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज, टोन जो है ना वो थोड़ा डिफर हो जाता है। सेम गोज विद ईच एंड एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स इंग्लिश के अंदर भी कैनेडियन इंग्लिश जो होता है उसका एक्सेंट अमेरिकन इंग्लिश जो होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आइडियली IELTS एग्जाम टेकर्स जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, they are saying कि we will use multiple accents, but as far as my experience is concerned और मैंने जहाँ तक स्टूडेंट को सक्सेसफुली ट्रेन किया है, आई वुड से दैट स्टूडेंट्स को 3 एक्सेंट पे ज़्यादा कर लेना चाहिए, ब्रिटिश, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन। अगर ये 3 एक्सेंट आपने अच्छे से कर लिए ना, क्योंकि यही 3 है जो मेजरली यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो लोकल लेवल पे दूसरा एक्सेंट भले यूज होता हो, बट जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी स्किल चेक की जा रही है, तो यही 3 एक्सेंट अगर आपने कर लिए तो इनफ है। So sir, what is the importance of vocabulary in speaking and writing sections for scoring well? वोकेबलरी जो है ना ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, वरना मैं ही बताने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली हु आर फ्रॉम नॉन इंग्लिश मीडियम, यानी दे कैन बी फ्रॉम गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम, उनके दिमाग में ना एक मिथ बनी हुई है कि सर आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम तो मेरा इंग्लिश का वोकैब इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हुए हैं ना, उनका और आपका जो वोकैब है उसमें 5 to 10% का ही डिफरेंस है। द रीजन इज दैट कि वो स्कूल में भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, शाम को सोसाइटी में तो आपके साथ खेल रहे हैं ना हिंदी गुजराती में, पूरा दिन वो अपने घर में वही बोल रहे हैं, अपनी जो मदर टंग है वही, राइट? तो वोकैब के बारे में सबसे पहली बात ये, इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट सबसे पहले मैं उन नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा वोकैब से डरना छोड़ दो। वोकैब नहीं है फिर भी आपके अच्छे में आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वोकैब बिल्कुल नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। देयर आर 4 मेन पिलर्स इन द स्पीकिंग, 4 पिलर्स इन द राइटिंग। स्पीकिंग के 4 पिलर हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, जिसको ये लोग बोलते हैं लैक्सिकल रिसोर्स। सेम गोज विद द राइटिंग। राइटिंग में 4 सेक्टर है, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, ग्रामर जिसको ये लोग बोलते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, एंड देन वोकैब दैट इज लैक्सिकल रिसोर्स। अब ये जो लैक्सिकल रिसोर्स यानी कि वोकैबुलरी, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द 4 main pillars for scoring in speaking and writing everywhere. However, it is not the only important thing. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ वोकैब के पीछे लग जाते हैं और पूरा साल, 6 महीने, 2 महीने, जो भी जितना भी टाइम उनके पास गिवन है या उन्होंने सोचा है, वो वोकैब के पीछे मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। इससे होता ये है, अगर हम मान लें जैसे 4 चीजें हैं, हर एक का 25% मान लें, तो उनसे वोकैब वाला 25% तो 100% कवर हो ही नहीं सकता, बट उसको कवर करने के चक्कर में उन्होंने दूसरा 75% भी कवर नहीं किया। अल्टीमेटली दे विल नॉट गेट द बैंक्स। तो आई वुड से वोकैब इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। आई वुड से उसको लास्ट में प्रायोरिटी दो। बेसिक वोकैब हम सबके पास होता ही है, जिससे हम कंकर कर पाते हैं IELTS को। So what are some common mistakes that students make during speaking? स्पीकिंग जो होता है ना उसके अंदर चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो या पेपर बेस्ड हो, एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल हो, स्पीकिंग का तरीका सेम होता है, दैट इज 1 to 1। अब सबसे पहली गलती स्टूडेंट की ये होती है कि स्कूल में या कॉलेज में उन्होंने शायद जो भी वाइवा लिए हैं और एग्जाम्स लिए हैं, उन सब के अंदर वो लोगों ने मेजॉरिटी केस में ग्रुप में वाइवा लिए हैं, एंड व्हाइल गिविंग द वाइवा दे नो कि उनके सामने वाला जो फैकल्टी है तो उनके साथ उनके कॉलेज के फैकल्टी भी बैठे हुए हैं, जबकि IELTS के स्पीकिंग में वो सिनेरियो पूरा डिफरेंट है। आपके सामने जो पर्सन बैठा है ना वो टोटली अननोन है आपके लिए, राइट? और एक रूम के अंदर 2 ही लोग होंगे, एक एग्जामिनर और एक आप। तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो लोग अपने स्कूल या कॉलेज का जो कन्वेंशनल माइंडसेट है तो वो यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं, इनडायरेक्टली या अननोइंगली। उनको लगता है एग्जाम है, ये मेरे को क्या ही पूछ लेगा, जैसे इंटरव्यू में लोग कैसे घबराते हैं बस वैसे ही वो लोग करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक उनकी होती है, दे लूज द कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दे डोंट नो व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। सो आई वुड से दैट हो सके तो स्पीकिंग की ना रियल एग्जाम जैसी ही प्रैक्टिस थोड़ी सी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कर लीजिए आप।
प्रिपरेशन के टाइम पे आप अपने फ्रेंड के साथ, फैकल्टी के साथ जो भी है, वन टू वन स्पीकिंग रखिए, तो उससे आपको रियल एग्जाम का जो एक्सपोजर है वो सही मिल जाएगा और रियल एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं है। सेकेंड मिस्टेक है स्पीकिंग के अंदर, स्टूडेंट्स फील कि उनको ना अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश टोन ही यूज करना है। अब मैंने जैसे आगे बताया, कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया ब्रिटिश एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, अमेरिकन सीखने चाहिए, वो सुनने की आदत होनी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी कार के बदले कार बोले, नॉट नेसेसरी। तो व्हेन स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मिमिक द ब्रिटिश एक्सेंट, नेचुरली आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टूडेंट्स को फॉरेन एक्सेंट इम्प्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, रादर दे शुड फोकस ऑन कि क्या पूछा गया है, किस वे में वो आंसर दे रहे हैं, उनका ग्रामर कैसा है, एंड फाइनली उसके अंदर वो सही वर्ड्स सही जगह पे यूज कर रहे हैं या नहीं। और तीसरी मिस्टेक है यहाँ पर स्टूडेंट्स की कि दे डू नॉट ड्रेस अप्रोप्रिएटली। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दे कंसीडर, कई बार जैसे मैं स्टूडेंट को एडवाइस देता हूँ कि ये इजी एग्जाम है, राइट, सो दे टेक इट वेरी लाइटली। इतना लाइटली भी नहीं लेना है, राइट, आपको थोड़ी सिंसियरिटी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक बात हमेशा याद रखना, जो लास्ट में कहूंगा इस क्वेश्चन के लिए, एग्जामिनर जो है ना वो भी इंसान, राइट, उसको इतना ज्यादा आप एग्जैगरेट करके मत सोचो कि ओ मेरे को क्या पूछ लेगा, वो कौन होगा, कैसा होगा पर्सन, राइट। अरे वो आप ही की तरह इंसान है, राइट, एंड ही इज चेकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना स्पीकिंग के, शुरू में बता दूं, ये आपके रेगुलर लाइफ से ही आते हैं। दैट इज व्हाई 10th पास की जो एज है ना वो क्राइटेरिया में है। तो 10th पास पर्सन भी अगर दे पा रहा है, मतलब कोई रॉकेट साइंस से गुस्से वाला है नहीं। सो स्टूडेंट शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ कि मेरे को क्या पूछेंगे, आपकी लाइफ में से ही पूछेंगे। सो बी मोर नेचुरल, बी मोर जनरल। अगर आप रट के गए तो डेफिनेटली आपके माइंड कट वाला है। तो बी नेचुरल इन गिविंग द आंसर, बी योरसेल्फ, बी ओरिजिनल। तो सर राइटिंग स्कोर इंप्रूव करने के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? राइटिंग इज अनदर मॉड्यूल आफ्टर द स्पीकिंग, जिसको दिया जाता है प्रोडक्टिव स्किल्स में। जैसे हमने बात की, देयर आर 4 मॉड्यूल्स, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिसमें रीडिंग और लिसनिंग को रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है, राइटिंग और स्पीकिंग को प्रोडक्टिव बोला जाता है। स्पीकिंग होता है 15 मिनट्स का, राइटिंग इज 1 hour divided in 2 parts. If it is academic, then it is report writing and essay writing. For general, it is letter writing and essay writing. अब अगर हम कॉमन एडवाइस की बात करें कि राइटिंग के स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाना चाहिए, तो 3-4 चीजें बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपके हैंडराइटिंग जो है ना, दे शुड बी लेजिबल, यानी कि आसान भाषा में बोला जाए तो सामने वाला अननोन पर्सन उसको पढ़ के समझ पाना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए आपने लेटर क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है। कुछ लोगों के हैंडराइटिंग ऐसे होते हैं जिनको खुद को नहीं पता उन्होंने क्या लिखा है। तो अगर आपका हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है तो ये नहीं चलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही ऑप्शन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकेंड, राइटिंग के अंदर खास ये ध्यान रखो कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो समझना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी केस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके राइटिंग में जो स्कोर कम आते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो लोग क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। आधा क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ लिया या क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ लिया एंड दे अंडरस्टूड बाय द कन्वेंशनल माइंडसेट, वो नहीं करना है, राइट। कई बार इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती है एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट विल क्रिएट अ रॉन्ग आंसर और आई वुड से ऑफ ट्रैक आंसर एंड देन दे विल से सर आपने बताया था वैसे ही तो किया था, बट वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे, राइट। एंड थर्ड थिंग, उसके अंदर उनका जो ग्रामर है वो सही होना चाहिए। अगर ग्रामेटिकल एरर आ रही है तो समझ में बड़ी दिक्कतें होती है, राइट। एंड फाइनली उसके अंदर आता है सही जगह पर सही वोकैब यूज करना। कई बार क्या होता है, वर्ड्स आर सिमिलर बट मतलब उनका मीनिंग सेम होता है, राइट, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बट कौन सा वर्ड कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहिए वो हमें सोचना है। और ये कॉमन सेंस से सोचा जा सकता है, इसके लिए कोई नया एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बता दूं, लेट्स राइट नाउ वी आर सिटिंग इन बड़ौदा, अगर हमको ये बताना है कि बड़ौदा की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो we would say that ना कि number of people in Vadodara are increasing. We would not say that कि people of Vadodara are expanding. अब expand और increase का मतलब होता है बढ़ना, but कहाँ पर कौन सा context के according क्या बोलना चाहिए, ये हमें थोड़ा सोच के फिर apply करना है। Okay. So how can students effectively manage their time during reading and writing sections? ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने राइटिंग में भी आपको बताया कि स्टूडेंट की हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का जब फैक्टर इंक्लूड हो जाता है तो अच्छे हैंडराइटिंग, रीडेबल हैंडराइटिंग के साथ साथ टाइम बाउंड होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि
जो लिमिटेड टाइम आपको मिल रहा है उसी में रिक्वायर्ड आंसर देना वो जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो टाइम इन्वेस्ट करना है तो स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड सही होनी चाहिए। आई एम नॉट रनिंग वेरी फास्टली बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी वेरी स्लो, राइट? इट शुड बी मॉडरेट। जो भी टाइम आपको गिवन है उसमें आप जो भी कंटेंट पूछा गया है, जो भी आप लिखना चाहते हो, पूरा का पूरा लिख लो और वेरीफाई भी एक बार कर लो। सेकेंडली, रीडिंग की जब तक बात करें, ये तो हो गई राइटिंग की बात। रीडिंग की जब तक बात करें कि तो उसके अंदर स्पीड अपने आप आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर मेजॉरिटी वी कैन से 3 वर्ड से ज़्यादा कोई बड़ा आंसर होता नहीं है। बट यहाँ पर स्टूडेंट टाइम में इस तरह से लॉग आउट हो जाता है। दे आर सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है, अगर इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, रीडिंग की हैबिट होना बहुत कम लोगों में जेन्युइनली ऑब्जर्व किया गया है। या फिर अगर मैं बोलूँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो रीडिंग की जेन्युइन लेवल की हैबिट बहुत कम लोगों में होती है, राइट? तो होता क्या है, उनकी रीडिंग की स्किल जो होती है वो ओवरऑल वीक होती है। तो डी स्टूडेंट्स आई वुड से दैट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक, वो करोगे तो अच्छी बात है, मैं आपसे नो फॉर दैट। बट कई बार क्या होता है, ऐसी कुछ एडवाइसेस जो होती है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दे आर गुड फॉर थियोरेटिकल एडवाइस, राइट? अगर मैं आज आपको बोल दूँ कि आप 20-30 सालों से पढ़ नहीं रहे हो, जैसे ऑनलाइन लेवल स्टूडेंट होता है 18-20 साल का, राइट? अब 20 साल से वो पढ़ने की उसकी हैबिट ही नहीं है, उसकी गेम खेलने की हैबिट है कंप्यूटर पे या बाहर खेलने की, राइट? अब मैं कल से एकदम उसको बिठा देंगे 50 पेज की बुक पढ़नी है, वो बोर हो जाएगा, सो जाएगा। So more practical advice I would give is rather than developing the reading skill, कर पाओ तो अच्छा है, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक पढ़ना, but more important is increase your observational skills। और स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि रीडिंग की एग्जाम जो ली जाती है ना, उनका लेने का तरीका क्या है। अगर वो लोगों ने ढंग से ऑब्जर्व कर लिया कि कैम्ब्रिज वाले क्वेश्चन पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और उन्होंने सब कुछ ओपनली बोल के रखा है, राइट? कि उनके टॉपिक क्या होते हैं, क्वेश्चन की टाइप्स होती है तो वो किस तरह से होते हैं। सो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि ऑब्जर्वेशनल स्किल जो होती है वो अगर आपने डेवलप कर ली तो आपको रीडिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, आपको एक डिडक्शन आना चाहिए, यानी कि क्या लिखा है और उसका क्या मतलब निकल रहा है, उसको लिंक कैसे करना है जो क्वेश्चन पूछा है उसके साथ। यहाँ पर जरूरी है अगेन आपका ग्रामर का नॉलेज। वोकैब अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगा है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। बट वी इंडियंस आर वेरी गुड इन दैट केस कि वोकैब एक आध वर्ड नहीं पता है ना तो ऊपर नीचे का सेंटेंस देख के मीनिंग जज कर लेंगे, राइट? तो वो काम हो सकता है। वोकैब है तो डेफिनेटली इट इज एडेड एडवांटेज, बट ग्रामर इज अ प्रायोरिटी। So, sir, what is the best way to practice for speaking test, especially for non-native English speakers? ये जो भी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है तो उनको नॉन नेटिव इसलिए बोला जाता है कि वो अपनी रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना उसका यूज नहीं करते या बहुत कम करते हैं। तो आई वुड से दैट कि उन लोगों को एक हैबिट होनी चाहिए जो मैंने पहले भी बताया, हो सके उतना इंग्लिश सुनो। सुनने से ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल है कि इसने क्या बोला और उसका क्या मतलब होता है वही चीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश मूवीज की बात करूं तो स्टूडेंट शुड वॉच इंग्लिश मूवीज इन इंग्लिश। जब स्टूडेंट इंग्लिश मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में देखता है तो वो जो बोलते हैं उसी का सबटाइटल भी आता है और वीडियो भी प्ले हो रहा है, तो स्टूडेंट का दिमाग लिसनिंग और रीडिंग के साथ वीडियो को कनेक्ट कर पाएगा कि इसने ये बोला, इसका मतलब ये होता है और इसको इंग्लिश में ये लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, राइट? तो इससे क्या होता है, उसकी ओवरऑल स्किल बढ़ने वाली है। अब जितना वो इंग्लिश ऐसे सुनेगा उसकी सारी स्किल तो डेवलप होगी ही होगी, बट लिसनिंग के साथ इमीडिएट पैर में जो है वो है स्पीकिंग। तो इवन आई चैलेंज यू, आप इंग्लिश मूवी आधे घंटे के लिए देखना कॉन्शियसली विद द हेडफोन और उसके बाद आप उसके ही डायलॉग, उसी मूवी के डायलॉग रिपीट करने की कोशिश करना या और कुछ इंग्लिश बोलना। टेम्पररी बेस पे आपके जो एक्सेंट है ना वो उस मूवी के जो एक्सेंट है ना उसके जैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिसनिंग करते 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 हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो एक्सेंट की प्रिंट आ गई और जब हम उसका आउटपुट देंगे तो एज आई टोल्ड यू, सो द इनपुट सो द आउटपुट। तो टेम्पररी बेस पे आपका जो एक्सेंट है वो भी इस तरह का हो सकता है। तो टेम्पररी बेस पे आपका भी जो एक्सेंट है वो उसी इंग्लिश मूवी की जो एक्सेंट है उस लेवल का हो जाएगा। तो आई वुड से जितना इंग्लिश हम सुनेंगे उतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और स्पीकिंग जो है वो भी अपने आप इम्प्रूव होगा। ये हो गई लिसनिंग के जरिए स्पीकिंग सुधारने की बात। अब हम बात करते हैं इसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसी चीज़ है। आई वुड से फाइंड अ पार्टनर। हो सकता है वो आपके साथ IELTS की प्रिपरेशन कर रहा हो सकता है वो आपके घर में ही कोई पर्सन हो, राइट? या वो कुछ कोई नहीं है तो आप खुद ही अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसी को सुनो।
राइट? तो जितना आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि अगेन इट इज नॉट अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, इट्स अ साइंटिफिक एविडेंस, इट इज अ साइंटिफिक एडवाइस। किस तरह से साइंटिफिक बोल रहा हूँ, आप जितना इंग्लिश बोलोगे ना, आपकी जो मसल मेमोरी होती है वो डेवलप होती है, एंड दैट इज व्हाई आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। हम बचपन से आज तक जो भी अपनी मदर टंग है, हिंदी, गुजराती, मराठी जो भी है, वो बोलते आ रहे हैं, क्यों उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि वो मसल मेमोरी बचपन से डेवलप हो चुकी है। तो उसी तरह से अगर इंग्लिश में भी मसल मेमोरी डेवलप करेंगे तो वो भी प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है, हम लोग IELTS की प्रिपरेशन के क्लास में 1 आवर के लिए इंग्लिश सुनते हैं, शायद उस वक्त भी हम अंदर अंदर गुजराती में बातें करें, और बाहर निकलने के बाद हम प्योरली गुजराती में या अपनी जो भी मदर टंग है उसमें आ जाते हैं। तो आप 1 घंटे की प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाओगे। So how can students stay calm and focused to avoid anxiety? ये जो एंजाइटी आती है, कामनेस नहीं रहती है, ये बेसिकली एग्जाम के दिन पे बहुत ज़्यादा होता है, राइट? या फिर उसके अगले दिन पे। अगर हम बात करें कि एग्जाम के टाइम पे ही मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, मतलब उनको प्रेशर आ जाता है, प्रेशर मेंटल लेवल का, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगा IELTS इज जस्ट चेकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप 10th पास हो ना, 10th में सिर्फ मैथ्स में भी पास हो ना, यू कैन क्रैक द IELTS। सो डियर स्टूडेंट्स, 10th का मैथमेटिक्स भी IELTS से ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो पहले ये समझ लो कि IELTS जो है ना, वो इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है, ओके? यू जस्ट नीड टू प्रूव योरसेल्फ कि आसान भाषा में बोला जाए तो जब आप इंग्लिश कंट्री में जाएंगे पढ़ने या जॉब करने के लिए, तो वहाँ जाके वहाँ के जो लोकलाइज जो इंग्लिश में ही बात करते हैं उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बोल के, लिख के, पढ़ के, सुन के, यानी कि उनका बोला हुआ आपको समझ में आएगा, देयर इज अ लिसनिंग पावर। आप उनको कुछ रिप्लाई दोगे, क्या वो समझ पाएंगे, देयर इज योर स्पीकिंग पावर। आप वहां पर कहीं पर वर्क कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं पर कोई इंस्ट्रक्शन आ गई इंग्लिश में, क्या वो समझ पाओगे, देयर इज योर रीडिंग पावर। और आपने वहां पर किसी को लेटर लिखा, मेल लिखा, व्हाटएवर, या एप्लीकेशन ली, तो क्या आपकी जो एप्लीकेशन है या जो मेल है वो इंग्लिश पर्सन को समझ में आएगा या नहीं, दैट इज व्हाट IELTS इज चेकिंग। तो पहली बात, इस एग्जाम को इतना सर पे मत चढ़ाओ, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। दूसरी बात, ये एग्जाम लेने वाले जो है ना, स्पेशली स्पीकिंग में लोगों को ज्यादा एंजाइटी होती है। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी ना, कि जब आपके सामने कोई पर्सन बैठा है तो सबसे पहली बात, एक रूम में आप 2 ही लोग, और सामने वाला जो पर्सन है वो आपको जज कर रहा है ऑन द सेम टाइम, तो आपको नर्वसनेस आना कॉमन है। उसकी प्रैक्टिस अगर आप अपने प्रैक्टिस प्रिपरेशन के टाइम पे ही करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, राइट? तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि ओवरऑल एंजाइटी को कैसे अवॉइड किया जाए। तो एक तो माइंडसेट बदल दो कि IELTS बहुत टफ है, दूसरा माइंडसेट बदल दो कि आप इस एग्जाम में रट के जा सकते हो। ये एग्जाम आपके रियलिस्टिक लेवल की इंग्लिश मास्टरी चेक करती है, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करती है। फॉर एग्जांपल, आपने जो कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां पर आपके किसी कोई फ्रेंड बन गए जो वहां के लोकलाइज है, जो इंग्लिश बोलते हैं, उसने आपको बोल दिया किसी पॉइंट पर कि हैव यू एवर बीन टू एनी लाइक हिल स्टेशन, आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना, रुक जा मैं घर जाके रट्टा मार के आता हूं। इट इज नॉट अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, राइट, जिसमें कहीं ना कहीं मगब वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो आई एम नॉट टेलिंग कि स्टूडेंट्स की गलती है, बट बचपन से हम सबकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है दिमाग की कि रटो, मार्क्स आएंगे, रैंक आएंगे, पेरेंट्स खुश, टीचर खुश। ये IELTS में नहीं चलेगा। IELTS में आप जितना ओरिजिनल रहोगे, जितना अप्रोप्रिएटली नेचुरल रहोगे, या जितना ओरिजिनल रहोगे, जितना नेचुरल रहोगे, उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा, राइट? एंड फाइनली आई वुड से दैट एंजाइटी को रिमूव करने के लिए इन सब के ऊपर भी ट्राई टू डू द मेडिटेशन। मेडिटेशन से बहुत आराम मिलता है, बहुत हेल्प होती है। आराम तो क्या मैं बोलूँगा, बूस्ट मिलता है कॉन्फिडेंस को, और आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सेकेंडली, आपके खाने पीने में आपको ध्यान रखना, व्हेन यू आर अबाउट टू गिव द एग्जाम, आपका जो फूड है ना वो बहुत मैटर करता है। आपको ऐसा ही फूड लेना चाहिए एटलीस्ट इन द लास्ट वीक कि वो डाइजेशन बहुत ईजी हो। आपको ऐसा ही फूड लेना चाहिए इन द लास्ट वीक जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, राइट? और स्लीप डेप्रिवेशन कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फूड एक बार कॉम्प्रोमाइज होगा चलेगा, आपको जो नींद आपकी चाहिए, आपके दिमाग को, आपको शरीर को, वो 8 घंटे 7 घंटे जो भी हर एक की बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, वो आपको लेना ही। So now, sir, there are some questions by our students. So they have some queries and doubts. Yes. So we'll start with the questions, sir. So is it necessary to take IELTS if a student has studied in an English medium before? देखिए, स्टूडेंट का IELTS देना या ना देना
स्टूडेंट के स्कूलिंग या कॉलेज के मीडियम पर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है कि स्टूडेंट जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो कंट्री इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की कंट्री है या नहीं। तो डजंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, इवन आई वुड से दैट इफ यू आर फ्रॉम आईबी यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड से हो, जो खुद शायद कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो इवन यू आर फ्रॉम आईबी बोर्ड बट इफ योर कंट्री इज कंसीडर्ड टू बी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है फॉर एक्सपोजर पर्पस, आपको आईईएलटीएस देना पड़ेगा। How long does it take to receive IELTS test results and how can student access their scores? अगेन इसमें आईएलटीएस में जैसे हमने बात की, दो तरह से एग्जाम होती है, पेपर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड। अगर स्टूडेंट पेपर बेस्ड एग्जाम देता है तो a student can get the scores in 7 days only, right? और कंप्यूटर बेस्ड में even lesser in only 3 to 5 working days। और जहाँ तक स्कोर एक्सेस करने की बात है तो स्टूडेंट का ना जब उसने एग्जाम की डेट बुक की है तो उसका एक पोर्टल बना होगा, उसका खुद का एक अकाउंट बना होगा, तो उस अकाउंट में जाकर ही वो अपना स्कोर जो है एक्सेस कर सकता है। उसका स्कोर एसएमएस में भी आएगा और ईमेल पे भी आएगा। So what should students do if they are not satisfied with their results? Can they apply for re-evaluation? Yes, definitely. If student feels कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था बट मेरा जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, एंड इफ दैट इज अ जेन्युइन केस, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दैट री-इवैल्यूएशन। इसको आईईएलटीएस की लैंग्वेज में बोला जाता है ईओआर, दैट इज इंक्वायरी ऑन रिजल्ट। तो यस स्टूडेंट कैन गो फॉर दैट। तो यस स्टूडेंट कैन गो फॉर ईओआर अगर स्टूडेंट को जेन्युइनली लगता है कि नहीं उसने सही लिखा था बट फिर भी मार्क्स कम आए। हाउएवर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मेजॉरिटी केस में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड IELTS is very authentic test, but फिर भी they are also humans, कई बार गलती हो सकती है, तो you can go for EOR with some additional charge। उसमें अगर मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, अगर उनका स्कोर बढ़ता है तो उन्होंने जो भी पैसे पे किए हैं राइट, वो उनको रिफंड मिलेंगे विदाउट जीएसटी। जो चार्ज भी चल रहा है 12,750 फॉर द EOR। अगर उनका स्कोर नहीं बढ़ता है तो कम तो कभी नहीं होगा उनका स्कोर, लेकिन उनका स्कोर अगर नहीं बढ़ता है वही का वही रहता है तो उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। there will be no refund। So what level of English proficiency is typically required for a student visa? Does a higher IELTS score improve visa chances? एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है हर कंट्री का। अगर आप CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व करो तो एक जो लैंग्वेज का लेवल होता है दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, उसमें पर्सन की मास्टरी 6 लेवल पे चेक की जाती है। A1 being the lowest, then A2, B1, B2, C1 and C2। जिसमें B1, B2 जो है ना उसको इंडिपेंडेंट यूजर बोला जाता है। स्पेसिफिक अगर मैं इसकी बात करूँ या कोई भी लैंग्वेज के लिए, तो स्टूडेंट्स जो भी अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टूडेंट स्टडी के लिए, उनका मिनिमम B2 लेवल क्लियर होना चाहिए। कुछ फील्ड होती है जैसे मेडिकल फील्ड है, जैसे कि नर्सिंग या डॉक्टरी, उनमें उनका लेवल C1 भी जरूरी होता है क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे हैव टू डील विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। बट ओवरऑल B2 लेवल तो चाहिए ही चाहिए। हाउएवर B2 है, C1 है या C2 है, वीजा के चांसेस में कोई ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मोर इम्पोर्टेंट इज योर एकेडमिक स्कोर आफ्टर यू अचीव दैट B2 level। So what happens if a student's name on their IELTS certificate doesn't match with their passport name, and how can this be corrected? ये तो ना एक तरह से मैं बोलूँ तो एक्यूरेसी की बात होगी। स्टूडेंट जब एग्जाम की डेट बुक कर रहे हैं ना, तो उसी वक्त उनको बहुत ध्यान रखना इसलिए मैंने कहा सिर्फ पासपोर्ट ही चाहिए। विदाउट पासपोर्ट यू कैन नॉट आइदर एंटर इन द एग्जाम रूम, नाइदर इवन यू कैन बुक योर एग्जाम डेट। तो पासपोर्ट में से देख के आपको एग्जाम का जो डेट बुकिंग होता है वो करना होता है, यानी कि पासपोर्ट में से देख के आपको डेटा एंटर करना होता है। अगर आपने उसमें गलती की है तभी आपका जो रिजल्ट है उसमें कुछ डिफरेंट स्पेलिंग आएगा। तो पहली बात है ये एक्यूरेसी की है। दूसरा मामला ऐसा हो गया तो जो IELTS का आप एग्जाम की डेट बुक करते हो, वो लोग 3 बार आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग ओनली, और 2 बार तो उसी टाइम पे पूछते हैं आफ्टर एवरी फॉर्म जो पेज होता है वो तुरंत पूछते हैं कि वेरीफाई द डेटा, राइट। जब आप सेम और कंटिन्यू करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। सब कुछ फिलअप होने के बाद आपको एक DVS दिया जाएगा। DVS स्टैंड्स फॉर डेटा वेरिफिकेशन शीट। उसमें वही डेटा होता है जो आपने जैसे पूछा रिजल्ट में प्रिंट होकर आने वाला है। उसके अंदर भी आपके पास चांसेस है कि आपके डेटा में अगर आपको लग रहा है कुछ गलती हो गई है तो आप एडिट कर दो। बट वंस योर रिजल्ट या स्कोर कार्ड इज रेडी, आपने एक बार एग्जाम दे दिया
है ना, स्कोर कार्ड भी चलो 7 दिन बाद रेडी हो गया, 5 दिन बाद आपने एक बार एग्जाम दे दिया और रिजल्ट जब भी आ गया, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। उसमें एडिटिंग का कोई ऑप्शन है ही नहीं आईएलटीएस में, स्टूडेंट को दोबारा ही एग्जाम देनी पड़ेगी। So what is the difference between IELTS, TOEFL and PTE, and how should a student decide which test to take? IELTS, TOEFL and PTE, all three are checking the English proficiency of the student. I won't say that ki any one of them is better and other one is not that good, right? All are equivalent. हाँ, इतना समझ लेना चाहिए कि TOEFL जो है ना वो बेसिकली एकेडमिक के लिए ही ज़्यादा यूज होता है। IELTS और PTE में ऐसे दो पोर्शन है, जैसे PTE में PTE एकेडमिक एंड PTE कोर होता है, जिस तरह से IELTS एकेडमिक और IELTS जनरल होता है। अभी जो PTE कोर है वो भी सिर्फ और सिर्फ कैनेडा पे के लिए यूज होता है। Otherwise, IELTS जनरल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग इवन कैनेडा के लिए भी, जब आपको पीआर लेना है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेकिंग की, ऑल द 3 एग्जाम्स आर इक्वल। TOEFL सबसे पुराना है, उसके बाद IELTS आया और अब PTE आया। TOEFL is from USA, ETS, IELTS from Cambridge, UK, and PTE is from Pearson Test of English, उसका full form Pearson Test of English, that is from Pearson body, and it is from Australia. Alright? तो तीनों इक्वल है। अब स्टूडेंट कैसे डिसाइड कर पाएगा? आई वुड से स्टूडेंट को जिस किसी कंट्री में जाना है, उस कंट्री में जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करनी चाहिए, उस कॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सिलेक्ट करना चाहिए। बट तीनों ही कोर्स ऑलमोस्ट सब जगह में एक्सेप्टेबल होते हैं। One last question, sir. What happens if a student is late to the exam, and are there any chances to reschedule without losing the exam fee? नो, अनफॉर्चुनेटली नॉट। अब देखो अगेन दोबारा एक्यूरेसी वाली बात आ गई। अगर स्टूडेंट जो है ना वो एग्जाम का जो टाइम है उससे लेट पहुंचता है तो डेफिनेटली दे वोंट अलाउ। इनफैक्ट गवर्नमेंट एग्जाम की तरह इस एग्जाम के अंदर भी जो एग्जाम का टाइम होता है ना, उससे आपको मिनिमम 45 मिनट टू 1 आवर जितना जल्दी पहुंच के बैठना होता है वहां पर, राइट, टू सेट योरसेल्फ डाउन एंड एवरीथिंग। तो फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम 1 बजे का एंड यू आर गिविंग द पेपर बेस्ड टेस्ट, तो आपको वहां पर पहुंच जाना मैक्सिमम 12 बजे तक। मैक्सिमम 12:05 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड इन सच सिनेरियो, बिकॉज़ इट इज अ मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट, आपकी ना तो एग्जाम रिस्क हो पाएगी, ना ही आपको फीस रिफंड मिल जाएगी, वो आपके पैसे भी गए, आपका एग्जाम भी गया। अनलेस अगर आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट जेन्युइन प्रॉब्लम क्या हो सकता है? मान लो किसी का फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, तो इन सच सिनेरियो स्टूडेंट कैन नॉट इवन गो देयर, राइट? और ऐसे केस में भी केस टू केस सिचुएशन वेरी करती है एंड दैट डिसीजन इज टेकन बाय दैट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, राइट, कि उस स्टूडेंट को उस सिचुएशन के लिए अलाउ करना या नहीं करना। बट आई वुड से प्लीज डू नॉट बी लेट, and for that always take the exam in your hometown until unless it is possible. So sir, thank you so much for solving the queries and doubts of our students. And viewers, if you have any doubts or questions, please drop your questions in the comment box and we will definitely reply you. Now sir, one last message which you would like to give to our students. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सवालों के जवाब दे पाऊँ। मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर मैं स्टूडेंट को मैक्सिमम गाइड कर पाऊँ आपके जरिए। अब मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट को, जैसे आपने बताया, कोई मैसेज स्टूडेंट्स में इतना कहना चाहूँगा, IELTS जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है। आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाला माइंडसेट मत लाओ, यानी कि मक्ड अप आंसर बिल्कुल यूज मत करो। बी योरसेल्फ, बी ओरिजिनल, बी नेचुरल, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। एंड if you really wish to know even more in detail about the IELTS और आप ऐसे बहुत सारे टिप्स जानना चाहते हो, आप डिटेलिंग जानना चाहते हो, आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ, तो I would say that come to ESPI and I guarantee you will have enhanced score. Thank you. Okay sir, so thank you so much for your valuable time and support. And viewers, thank you so much for watching this video. Do not forget to subscribe our YouTube channel and also follow us on Instagram, Facebook and LinkedIn page. Thank you so much. See you in the next episode.